अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी बेसिकली इंजूरियस इम्यून रिस्पॉन्स है, लेकिन ये हमेशा एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। तो इसलिए हम टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो चलें आज इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्यों है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। दिस इज़ द इंजूरियस इम्यून रिएक्शन इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी काजेज जो है मेन तीन हो सकती हैं। उसमें एक ऑटो इम्यूनिटी है, उसमें अगर हमारी बॉडी की प्रोटीन को इंटॉलरेट करती है। रिएक्शंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, उसमें क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जिस तरह है, रोमेटिक फीवर जिसको कहते हैं। इम्यून कम्प्लेक्स है, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस तरह अगेंस्ट एनवायरमेंटल एंटीजेंस, ये जो है ये टाइप वन है। और इम्यून कम्प्लेक्स बेस जो है वो टाइप थ्री है। लेकिन आज जो हम स्टडी करेंगे वो टाइप टू है। ये है क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ या कोई भी एंटीबॉडी मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी होगी। अब दूसरी वजह कि हाइपर सेंसिटिविटी क्यों डेवलप होती है। एक तो एटोपी होती है, मतलब जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। उन लोगों में एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल ज़्यादा होता है। एचएलए जो जीन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, कम्प्लीमेंट हैं, इनके अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह होती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। नॉन एंटीजेनिक स्टिमुलाई होते हैं, टेम्परेचर, एक्सरसाइज और हाइजीन हाइपोथेसिस है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप वन में। मतलब जो लोग शुरू से चीज़ों को एक्सपोज हो जाते हैं, उनको उन चीज़ों से एलर्जी नहीं होती। अगर उससे एक्सपोज ना हो तो एलर्जी हो जाती है। ये बेसिक एलर्जी की काजेज हैं, सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी की काजेज हैं। तो टाइप टू की हम स्पेशली डिस्कस करते हैं। अब जो टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज़ ऑलवेज काज्ड बाय एंटीबॉडीज़ जो कि डायरेक्टेड होती हैं स्पेसिफिक टारगेट्स के। वो इंट्रिंसिक टू सेल मेम्ब्रेन एंटीजेंस भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हो सकती हैं, वो एब्जॉर्ब एक्सोजीनस एंटीजेंस के अगेंस्ट भी हो सकती हैं। इसके मैकेनिज्म जो हैं वो तीन हैं। एक तो एंटीबॉडीज काम करेंगी ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस के थ्रू। दूसरा कंप्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और तीसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन, मतलब इसमें एंटीबॉडीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी उस पैथोजेनेसिस में। तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं और उनकी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये कोई हमारी बॉडी का पार्ट है, एंटीजन है। उसको हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स ने और एंटीबॉडीज़ आके अटैच हो गई हैं। कुछ हमारी एंटीबॉडीज़ और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसको हम ऑप्सोनिन्स कहते हैं। ऑप्सोनिन्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं, जो फेगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करते हैं। तो इनमें कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी हैं और एंटीबॉडीज़ भी हैं। तो अगर हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ या कंप्लीमेंट प्रोटीन्स आके किसी टारगेट पे लग जाती हैं, तो उन एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे फेगोसाइट्स के। जब वो फेगोसाइट्स आके देखेंगे कि इसके रिसेप्टर मौजूद हैं, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो उस चीज़ को वो इंगल्फ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की भी कुछ हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटीज़ पाई जाती हैं, जिनको हम उसकी एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ। दूसरा है कंप्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। मतलब अगर कहीं पे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एंटीबॉडीज लगी हुई हैं और उनको क्लियर करते हुए जब हमारे फेगोसाइट्स आएंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो एक एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भी हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें देख लें, कोई टिश्यू है, उसके ऊपर कंप्लीमेंट प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ वगैरह लगी हुई हैं। तो जब उनको क्लियर करने लगते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट ना हो तो हाइपर सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम कहते हैं कंप्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। तीसरा है ऐसा काम जिसमें एंटीबॉडी खुद जाके काम को रुकवा देती हैं। अब जिस तरह ये मसल के ऊपर एसिटाइलिन कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे जाके एंटीबॉडीज लग जाएंगी। जब एंटीबॉडीज लग जाएंगी तो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन जाके नहीं लग सकेंगे, मतलब उसके रिसेप्टर को जाके खुद ब्लॉक कर दिया है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। जो हमारे न्यूरो प्रॉपर काम करते हैं, नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन होती है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो उसकी वजह से अलग किस्म की प्रॉब्लम आएगी। इस तरह अगर ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो उस रिसेप्टर को जाके ये ब्लॉक कर लेंगी। जब टीएसएच आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
वो अपने रिसेप्टर को ब्लॉक पाएगा तो वहाँ पे मतलब अपना वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से मतलब भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब ये इसके अपने हैं, उधर जाके काम रोक रहा है, इधर जब ये सेम रिसेप्टर को जाके ऑक्यूपाई करके एक्टिवेट कर देगा तो हार्मोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब पैदा होना शुरू हो सकते हैं। तो आगे हम इसकी देखते हैं कि एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास एक डिजीज़ होगी, उसमें टारगेट एंटीजन कौन सी है, एंटीजन कौन सी मतलब मुतासिर हो रही है जिस पे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है जो हमने 3 पढ़े हैं, और उसकी क्लिनोपैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं। एक है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इसका टारगेट जो है ना रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस होती है रेड ब्लड सेल की। एंड रिजल्ट क्या होगा, हेमोलिसिस होगी तो आरबीसी साफ तरह फटेंगे, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी, इसको हम अनीमिया कहते हैं। तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक की अनीमिया की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। इस तरह ऑटोमेन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा आता है। इसमें कौन सी टारगेट प्रोटीन्स हैं, प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, GB2 B3 है, इंटीग्रिन्स हैं जो प्लेट ब्लड वेसल के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करती हैं। इसमें क्या होगी, इसमें भी ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ द प्लेटलेट। इसमें क्या होगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं तो वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे होंगे, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इस तरह पेम्फिगस वल्गेरिस है, प्रोटीन्स इन इंटरसेलुलर जंक्शन, जो हमारे सेल्स को जो आपस में जोड़ने वाले जंक्शंस हो गए उनके अगेंस्ट एपिडर्मल सेल्स डिस्मोग्लिन जो है। इस तरह ये एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएजेज है, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरसेलुलर एडियन है। इसकी वजह से क्या होगा, स्किन वेजिकल बनेंगे, बुला मतलब स्किन रप्चर टाइप का होना शुरू हो जाएगी। इसमें वेस्कुलैस्टस काज्ड बाय एएनसीए। इसमें टारगेट न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन्स होती हैं प्रेजेंटली रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, और इसका न्यूट्रोफिल डिग्रेनुलेशन होती है एंड इन्फ्लेमेशन। अब हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से मतलब तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम उनके अंदर हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवाते हैं। तो इसकी वजह से वेस्कुलाइटिस होगी, मतलब ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। गुड पॉस्चर सिंड्रोम है, प्रोटीन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी ग्लोमेरुलाई एंड लंग्स एल्वेलाई, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। कंप्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है, नेफ्राइटिस होगी साफ ज़ाहिर किडनी में, और लंग्स में इसकी हेमरेज हो जाएगी, ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगी। इस तरह अक्यूट रोमेटिक फीवर, जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकल सेल वाल के एंटीजन की क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब एम प्रोटीन होती है स्ट्रेप्टोकोकस की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। वही एंटीबॉडीज हमारे मायोकार्डियल एंटीजन के अगेंस्ट जाके रिएक्ट करती हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको मायोकार्डाइटिस, और अगर जोड़ में भी होगा तो आर्थराइटिस होगा। इनको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस भी कहते हैं, और अलग से हमने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस डिस्कस भी किया हुआ है। और एग्जांपल है मेस्थीनिया ग्रेविस है, ये वही जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इसका टारगेट है, एंटीबॉडी इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग, डाउन मॉड्यूलेट्स रिसेप्टर, ठीक है, मसल वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, प्रॉपर जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होगी। इसमें ग्रेव डिजीज है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है, टीएसएच रिसेप्टर पे एंटीबॉडी मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ टीएसएच, इनको लाट्स भी कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होगा, ग्रेव डिजीज। इस तरह परनीशियस एनीमिया है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, जो हमारे गैस्ट्रिक सेल्स हैं इसके अंदर जो हमारे म्यूकस लाइनिंग है उसमें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर बन जाएं तो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे आरबीसी नहीं बनेंगे, और इसकी वजह से क्योंकि जो पैराइटल सेल्स हैं वही सेल जो है ना HCl पैदा करते हैं, इसलिए एक क्लोर हाइड्रिया भी हो जाएगा, HCl भी नहीं पैदा होगा, तो इस बंदे को मतलब जो हमारे विटामिन B12 की कम डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है वो भी हो जाएगा, परनीशियस अनीमिया भी हो जाएगा, और इसको एक क्लोर हाइड्रिया भी होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये मतलब अब इसको आप समराइज फॉर्म में देखें तो अगर आपको मैकेनिज्म याद नहीं भी रहते तो एटलीस्ट इतना याद लाजमी होना चाहिए कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ये क्यों होती है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़ की वजह से। एंटीबॉडीज़ ही जाके कोई ना कोई काम ख़राब करेंगी, किसी फंक्शन को रोक देंगी, कहीं पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा देंगी, और कहीं पे जाके ऐसा माहौल पैदा कर देंगी जहाँ पे हो ऑप्सोनाइजेशन हो, और उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस हो, और वहाँ की किलिंग एंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ें और समझें, अगर कोई बात ना समझे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।